नमस्कार, मैं रविश कुमार। गुजरात, जहां संक्रमित मरीजों की संख्या 14,000 से अधिक हो चुकी है और अकेले अहमदाबाद में 10,500 पार कर चुकी है। गुजरात हाई कोर्ट के पिछले आदेशों को, टिप्पणियों को, निर्देशों को अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वहां की राज्य सरकार कोविड-19 नाम की महामारी से लड़ने के लिए लापरवाही को अपना हथियार बना चुकी है। लापरवाहियों का सिलसिला इतना लंबा है कि हर सुनवाई में अदालत की टिप्पणी सख्त होती चली जाती है। अहमदाबाद मिरर का ये पन्ना देखिए, जो 26 मई के दिन अहमदाबाद के नागरिकों के हाथ में पहुंचा होगा। इस पन्ने के ऊपर यही लिखा है कि प्यारी सरकार, माननीय सरकार, जरा सुन लीजिए, हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि इन मरीजों का टेस्ट जो हुआ है उसका रिजल्ट आखिर कब आएगा। अहमदाबाद मिरर ने 18 मरीजों का रिकॉर्ड बनाया है, उनकी तस्वीरें छापी है, उनके नाम छापे हैं और बताया है कि वेंटिलेटर पर होने के बाद भी जब इनके सैंपल लिए गए तो रिजल्ट आने में 5-5 दिनों की देरी हो चुकी है। मेहरबानी बराए गोदी मीडिया, ये संभव है कि ऐसी खबरें अब जनता तक ना पहुंच पाएं, लेकिन गुजरात के अखबार अभी भी इस मामले में जनता की तरफ से अपना फर्ज निभा दे रहे हैं और अहमदाबाद सिविल अस्पताल की तमाम लापरवाहियों के बारे में संदेश हो, गुजरात समाचार हो या अहमदाबाद मिरर हो, खबरें छप रही हैं। अहमदाबाद मिरर ने एक यह भी हिसाब लगाया है कि पिछले 7 दिनों में 169 लोग मरे हैं, यानी कि हर घंटे एक व्यक्ति की मौत हुई है अहमदाबाद में। और इस शहर में 10,841 से अधिक केस आ चुके हैं। अहमदाबाद में 576 लोगों की मौत हुई है कुल, और ज़्यादातर मौत उन लोगों की हुई है जो अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती किए गए थे। इनमें एक पत्रकार भी हैं, उनकी भी मौत हुई है, दिव्य भास्कर के। संदेश अखबार की यह खबर बता रही है कि 26 मई की प्रेस रिलीज में राज्य सरकार ने कई सारे टेबल हटा दिए, जिनमें पुरुष मरीजों, महिला मरीजों की संख्या अलग अलग से बताई जाती थी। जिले के हिसाब से आंकड़ा होता था। एक टेबल में बताया जाता था कि कोविड से मरने वालों की संख्या कितनी है, दूसरे टेबल में बताया जाता था कि वैसे मरीजों की संख्या कितनी है जिन्हें कोविड था मगर दूसरी बीमारियां भी थीं। वेंटिलेटर पर मरीजों की संख्या भी बताई जाती थी, लेकिन 26 मई की प्रेस रिलीज में ये संख्या नहीं थी। महामारी का मुकाबला मीडिया मैनेजमेंट से नहीं किया जाता है, बल्कि महामारी के मैनेजमेंट से किया जाता है। मेरे इस अल्प महान वाक्य को आप स्कूल की दीवारों पर ना लिखवाएं, बल्कि लिखकर अपने पर्स में रख लें, बाद में रोते वक्त देखने के काम आएंगे। यही नहीं, मीडिया भी इस महामारी का शिकार हो रहा है। आर्थिक तबाही के कारण अखबारों और चैनलों में बड़ी संख्या में पत्रकारों की नौकरियां जा रही हैं, लेकिन फिर भी वहां आर्थिक खबरें, आर्थिक संकट की खबरें चांदी के वर्क में लपेट कर परोसी जा रही हैं। एनीवे इज द बेस्ट वे। इसलिए हम गुजरात की बात करना चाहते हैं। गुजरात हाई कोर्ट इन दिनों नगर प्रहरी की तरह, चौकीदार की तरह नहीं, नगर प्रहरी की तरह अपने शहरियों की हालत पर नजर रखे हुए है। उसकी टिप्पणियों से एक भयावह स्थिति का अंदाजा मिलता है। ये स्थिति अब भयावह इसलिए कही जा सकती है कि अब हमने करीब करीब तालाबंदी के 60 दिन पार कर लिए हैं। इतने दिनों बाद हमें मेडिकल इंतजाम की स्थिति में बेहतर होना चाहिए था। हमारे रिकॉर्ड पहले से कहीं ज्यादा सुधरे हुए नजर आने चाहिए थे। गुजरात हाई कोर्ट ने पिछले 3 महीने में करीब करीब जितना हमने गिना है 11 ऐसे आदेश दिए हैं जिनमें राज्य सरकार, सिविल अस्पताल के प्रशासन की सख्त खिंचाई की गई है।
राम विश्वनाथन ने इस रिसर्च में हमारी मदद की है और वो बता रहे हैं 26 मई को गुजरात हाईकोर्ट के 2 जजों की बेंच ने कहा कि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल का वे औचक दौरा कर सकते हैं, अचानक पहुंचकर हालात का जायजा ले सकते हैं। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में सिविल अस्पताल को डंजियन कहा है, यानी अस्पताल की तुलना किले के तहखाने में बदबूदार कैदखाने से की है। एक गुमनाम रेजिडेंट डॉक्टर ने अदालत को पत्र लिखकर सिविल अस्पताल के भीतर मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों की हालत बताई है। अदालत ने इस मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र कमेटी बनाने का आदेश दिया है। ऐसा लगता है कि कोविड-19 की लड़ाई में गुजरात हाईकोर्ट कमर कस के मैदान में उतर गया है। हाईकोर्ट ने इस महामारी से संबंधित करीब करीब हर तरह की याचिकाओं पर गंभीरता से सुनवाई की है। 15 जनहित याचिकाओं पर विचार किया है, सरकार को आदेश दिए हैं और अपनी टिप्पणी में कहा है कि गुजरात का जो सरकारी अस्पतालों का ढांचा है वो इस महामारी से मुकाबला करने में सक्षम ही प्रतीत नहीं होता है। इतने साफ साफ लफ्ज़ों में टिप्पणी करने के बाद भी सरकार का जो रवैया है वो उस तरह से नहीं है जिससे अदालत संतुष्ट हो सके। 22 मई के आदेश में गुजरात सरकार की उस नोटिफिकेशन की धज्जियां उड़ाकर रख देता है हाईकोर्ट, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि किन प्राइवेट अस्पतालों के बिस्तर रिजर्व किए जाएंगे आने वाली किसी आपात स्थिति के लिए। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार के इस नोटिफिकेशन में कोई स्पष्टता नहीं है। इसमें शहर के 8 बड़े और एलीट यानी अमीर प्राइवेट अस्पतालों को छोड़ दिया गया है। अपोलो अस्पताल, आनंद सर्जिकल अस्पताल, एशिया कोलंबिया अस्पताल, केडी अस्पताल को क्यों नहीं नोटिफिकेशन जारी किया गया? सरकार इन अस्पतालों से भी बात करे और उनसे करार करे। यानी हाई कोर्ट ने व्यवस्था की उस हेरा फेरी को पकड़ लिया जिसमें प्रभावशाली अस्पतालों को कोविड-19 के दायरे से दूर रखा गया था, और हाईकोर्ट ने एक सही और वाजिब फैसला देते हुए सरकार को निर्देश दिया कि उन अस्पतालों को भी नोटिफिकेशन भेजा जाए और आपात स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कहा जाए। यही नहीं, गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल को लेकर भी कई सख्त सवाल किए हैं, जहां पर कोविड-19 के सबसे ज़्यादा मरीज भर्ती किए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि यह बात बेचैन करने वाली है कि सिविल अस्पताल में भर्ती ज़्यादातर मरीज 4 दिनों के इलाज के बाद मर जाते हैं। इससे पता चलता है कि क्रिटिकल केयर की हालत कितनी ख़राब है। प्रश्नों को छिपा देने से उत्तर वही होता है जिसकी वजह से तालाबंदी की गई थी। हम अब प्रश्नों को छिपाने लगे हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने कुछ और ज़रूरी सवाल पूछे हैं जिनकी सूची यहाँ पेश करना चाहता हूँ। क्यों अहमदाबाद सिविल अस्पताल में इतने लोग मर रहे हैं? क्या इलाज ठीक से नहीं हो रहा? सीनियर डॉक्टर सिविल अस्पताल नहीं जा रहे हैं, इसलिए इलाज के फैसले में देरी हो रही है। अस्पताल में साफ सफाई नहीं रखी जा रही है। सिविल अस्पताल में कोई कमांड सिस्टम नहीं है। सिविल अस्पताल में 1200 रेजिडेंट डॉक्टर हैं, तब भी इलाज ठीक नहीं है। मरीज का डॉक्यूमेंट हाथ से भरा जा रहा है। पिछले 2 महीने में सिविल अस्पताल की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। यहाँ गरीबों का इलाज होता है, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी जान की कीमत नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट ने किसी को नहीं छोड़ा। स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल के बारे में भी कहा कि हमें ये जानना है कि इन दोनों ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल का दौरा किया है या नहीं, या वहां पर काम करने वाले डॉक्टरों से बात कर हालात का जायजा लेने का प्रयास किया है या नहीं। अदालत ने यह भी कहा है कि वो अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो सबसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल के डॉक्टरों से, हेल्थ स्टाफ से, नर्सिंग स्टाफ से खुद बात करेंगे। अदालत अपने स्तर पर जायजा लेगी और उसे लगेगा तो अचानक दौरा भी कर सकती है। तो ये हालत हो गई है अहमदाबाद में कोविड-19 से लड़ाई की कि अदालत की हर दिन की टिप्पणियां बताती हैं
कि वहाँ किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। हालत इतनी ख़राब है कि खुद कमल त्रिवेदी जो वहाँ के एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने अदालत के सामने ये बात कह दी कि अगर हम टेस्ट कर लेंगे तो 70% आबादी पॉजिटिव पाई जाएगी और भय का वातावरण फैल जाएगा। अदालत ने कहा कि ये तर्क बेतुका है। बात वही है, प्रश्न को मेज के नीचे छिपा देने से उत्तर नहीं बदल जाता है। इसलिए इस पर आगे बात करने के लिए हम दीपल त्रिवेदी से बात करेंगे, जो अहमदाबाद मिरर से जुड़ी हुई हैं। दीपल, हमारा सवाल यही है कि आपके अखबार ने छापा कि डियर गवर्नमेंट, ये 5-5 दिनों तक लोगों के टेस्ट नहीं आ रहे हैं। उनमें आपने कई लोगों के ऐसे केस हिस्ट्री आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं कि इन लोगों के टेस्ट नहीं आ रहे हैं। वजह क्या है? क्या ये सिर्फ इस तरह की देरी प्राइवेट अस्पतालों में ही हो रही है अहमदाबाद में, या फिर हर जगह से इसी तरह की रिपोर्ट है? रवीश जी, आपने जो बात बताई, हमारे पास काफ़ी सारे एविडेंसेस और टेस्टिमोनियल्स है कि स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल से कि टेस्ट नहीं हो रही है। क्योंकि थोड़े दिन पहले गुजरात सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें उन्होंने लिखा था कि प्राइवेट लैब से वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रही है, तो कंट्रोल करने के लिए कि ताकि पेशेंट हैरान ना हो, इसीलिए एक अथॉरिटी का उन्होंने बंदोबस्त किया। अभी बात ये हो रही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल टेस्ट की रिक्वेस्ट भेजते हैं। कोई पेशेंट आता है कोई भी सिम्टम से कि भाई बहुत हैवी ब्रीदिंग हो रही है, ब्रेथलेसनेस हो रही है या हाई फीवर है, तो फिर चलो एक ये जो डेजिग्नेटेड 42 कोविड हॉस्पिटल है प्राइवेट अहमदाबाद में, तो उसमें एडमिट कर देते हैं। फिर हॉस्पिटल वाले टेस्ट की रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो उसमें कभी 3 दिन, कभी 4 दिन, कभी 5 दिन लगते हैं टेस्ट रिपोर्ट्स आते हुए। तब तक पेशेंट वेंटिलेटर पर भी चला जाता है और कई केसेस में तो पेशेंट की डेथ भी हो गई है अहमदाबाद में। पर मैं ये जान रहा था कि हाई कोर्ट ने इतने सख्त स्ट्रिक्चर्स, निर्देश, टिप्पणियां पास किए हैं, तो क्या सरकार बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि जो अदालत में बात कही जा रही है वैसी ही स्थिति है? यही एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने उठाया रवीश जी, कि बात यह है कि गुजरात हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है, क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट has not so far listened to all this. Ahmedabad Mirror has highlighted this, अभी गुजरात गवर्नमेंट, द हाई कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज उठाए ये टेस्टिंग के बारे में, फिर कि पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के बारे में कि भाई तुम इनको डोंट ट्रीट देम लाइक ह्यूमन बीइंग्स, नॉट लाइक एनिमल्स। गुजरात हाई कोर्ट को ये बोलना पड़ा है। और ये बात क्या हुई कि अभी गुजरात अहमदाबाद में जो गवर्नमेंट की लैब्स है वो उनकी टेस्टिंग कैपेसिटी टोटल है 3500। अभी गुजरात गवर्नमेंट बोल रही है कि हम 7000 टेस्ट कर रहे हैं, 8000 टेस्ट कर रहे हैं, ऐसा गुजरात गवर्नमेंट जो बोलती है। उस हिसाब से तो ये गवर्नमेंट लैब्स जिनकी कैपेसिटी टोटल 5 लैब्स की कैपेसिटी, 5 या 6 लैब्स गांधीनगर मिला के, उनकी कैपेसिटी तो 3500 ही है। इसका मतलब ये तो शायद टेस्ट एक्चुअली नहीं हो रहे हैं या गवर्नमेंट लैब्स बहुत ओवरवर्क्ड है। इसके सामने जो प्राइवेट लैब्स है जिनको डेजिग्नेट किया है आईसीएमआर ने, जिन्हें परमिशन दिया है, उनकी कैपेसिटी है रोज के, वो लोग कम से कम सिटी में 3500 टेस्ट टोटल कर सकते हैं। और वो लोग वो लोग रेडी भी है कि कम रेट्स से टेस्ट करें एट पार विथ गवर्नमेंट एंड ऑल। पर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इनको परमिशन ही नहीं मिल रही है। तो जिनकी कैपेसिटी, एक लैब है उसके ओनर ने बताया अहमदाबाद मिरर को कि उनकी कैपेसिटी है 500 टेस्ट करने की रोज की, पर उनको 30 से 40 टेस्ट से ज्यादा आते ही नहीं है करने के लिए। इसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है? ये तो बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है। कुछ तो
there is some communication problem or there is something major going on जिसके कारण पीपल जो लोगों को चाहिए वो एडिक्वेट टेस्टिंग अहमदाबाद में पहले बहुत ऐसे फोकस था गवर्नमेंट का कि टेस्टिंग 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 अग्रेसिव टेस्टिंग होनी चाहिए। सडनली हम टेस्टिंग पे कहीं कम जा रहे हैं ऐसे लग रहा है, पर एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की फिगर्स तो आ ही रहे हैं कि हमने इतने टेस्ट किए हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि ये गवर्नमेंट की फिगर्स आ रही है, हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मीडिया ब्रीफिंग्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बंद है। मीडिया ब्रीफिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बंद हैं। विजय नेहरा जो म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, क्या टेस्ट की वजह से ही उनका तबादला किया गया था? अभी बीच में कल कोई ट्रेंड करा रहा था ट्विटर पे कि ये सब जो प्रश्न उठा रहे हैं गुजरात को बदनाम कर रहे हैं। अब अखबार क्यों बदनाम करना चाहेंगे एक राज्य को? एक अस्पताल पे सवाल उठाना अव्यवस्था पर, क्या हाईकोर्ट भी कोई राज्य को थोड़े ना बदनाम करेगी? तो एक व्यवस्था को लेकर सवाल कर रही है। पर हम जानना चाहते हैं कि विजय नेहरा का जो तबादला हुआ, क्या वो टेस्ट की वजह से उसका संबंध जुड़ा हुआ है? उन्होंने फेसबुक पोस्ट पे शायद किसी मशहूर कविता को भी शेयर किया है, हम जिक्र नहीं कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया से बहुत चीज़ें आ जाती हैं, तो आप व्यक्तिगत रूप से आप वेरीफाई नहीं कर पाते हैं। जी, विजय नेहरा का ये फोकस था कि वो ज्यादा टेस्टिंग पे जाए और वो जो स्टेप्स तभी ले रहे थे, और उन्होंने ये सिचुएशन का वार्न किया था कि भाई अहमदाबाद, ये जब अहमदाबाद में सिचुएशन सीरियस हुई उसके पहले की बात है कि विजय नेहरा ने बोला था कि जिस हिसाब से कोरोना वायरस अहमदाबाद में फैल रहा है तो अहमदाबाद विल बी अ वेरी बिग हॉटस्पॉट। और उन्होंने फिगर भी दिए थे कि हम यही हालत पे जाएंगे तो 80,000 तो हो जाएंगे कोरोना पॉजिटिव अहमदाबाद में। और फिर नेक्स्ट डे उनको, मुझे पॉलिटिकल क्वारंटाइन या ब्यूरोक्रेटिक क्वारंटाइन जो भी बोल रहा है, वो क्वारंटाइन में चले गए क्योंकि उनका वाकई में एक्सपोजर भी हुआ था, पर पहले भी एक्सपोजर हुआ था उनका। फिर उन्होंने बोला था कि मैं अभी निगेटिव हूँ, मेरे रिपोर्ट के टेस्ट रिपोर्ट्स आ गए, मैं निगेटिव हूँ, और फिर तुरंत ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए। तो ऑफ कोर्स उन्होंने 2 साल तो स्पेंड किए थे एंड ही वाज अ पॉपुलर म्युनिसिपल कमिश्नर इन अहमदाबाद, बट उनका जिस तरीके से ट्रांसफर हुआ उससे थोड़े क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं। बट एट द सेम टाइम जो अभी गवर्नमेंट ने राजीव गुप्ता, ही इज ऑल्सो अ वेरी सीनियर एंड हिज परफॉर्मेंस एंड डिलीवरी लेवल्स आर क्वाइट अक्लेम्ड गुजरात में, तो अहमदाबाद का वो ध्यान रख रहे हैं। पर अहमदाबाद में सिचुएशन वाकई बहुत खराब हो चुकी है और जो कोर्ट ने कहा है कि हम अस्पताल का दौरा कर सकते हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डॉक्टरों से सीधे बात कर सकते हैं, ऐसा लगता है कि अदालत भी अब ये सेंस कर रही है, उसे लग रहा है कि सरकार के स्तर पर जो गड़बड़ियां हैं वो कम्युनिकेशन गैप से कहीं ज़्यादा की हैं और इस तरह की गड़बड़ियां हैं कि जिससे अब लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ रही है। गुजरात गवर्नमेंट को सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि मीडिया हो या गुजरात हाई कोर्ट हो या कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, सबका अभी अटेंशन ये पैंडेमिक पर है। मैं या आप या गुजरात हाई कोर्ट उसके आगे जाए या कोई ब्यूरोक्रेट, वो अहमदाबाद का बुरा तो सोच नहीं सकता ये टाइम पे, पर कोई भी क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिवली लेना चाहिए जो गवर्नमेंट नहीं ले रही है। वो मीडिया का ही नहीं, वो गुजरात हाई कोर्ट का ही क्रिटिसिज्म देख लीजिए आप। गुजरात हाई कोर्ट को तो कोई, और या मीडिया को कोई वेस्टेड इंटरेस्ट तो है नहीं, गुजरात हाई कोर्ट को क्या होगा। पर गुजरात हाई कोर्ट को जब बोलना पड़े कि ये पेशेंट्स को तुम जानवर की तरह ट्रीट ना करो, ये ह्यूमन बीइंग्स है, ये बहुत एक गंभीर बात है। और फिर भी आप देखिए कि ये जो डाटा आ रहे हैं, अभी वन वे कम्युनिकेशन हो गया, और वन वे कम्युनिकेशन डेमोक्रेसी में आई डाउट इफ इट दैट इज द राइट वे। तो अब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है वहां पर जिसमें आप लोग जाकर सवाल जवाब कर सकें, जान सकें कि अदालत ने ऐसा कहा है, तो आपका क्या कहना है? नहीं, हम नहीं कर सकते। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगी
कि हमने एक वो फेक वेंटिलेटर की अहमदाबाद मिरर ने स्टोरी की थी, तभी 26 अप्रैल से 26 मई तक खाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ की, वो भी अहमदाबाद मिरर की स्टोरी का क्लैरिफिकेशन देने के लिए। वरना लास्ट 30 डेज में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट की ओर से नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपल त्रिवेदी। ये सुनकर तो अच्छा नहीं लगता, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं वहाँ पे, कि हफ्तों और महीना भर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो। तो इसलिए मैंने कहा कि मेरी वो बात आप लिखकर स्कूल की दीवार पर ना लिखें, लेकिन पर्स में रख लें कि मीडिया मैनेजमेंट से महामारी का मुकाबला नहीं किया जाता है, महामारी का मुकाबला महामारी के मैनेजमेंट से किया जाता है। बेशक आप मेरा नाम ना लगाएं, लेकिन ये याद रखें क्योंकि हम सब की ज़िंदगी दांव पर लगी है। अब बिहार में देखिए 17 लाख मजदूर दूसरे राज्यों से आए हैं। यह राज्य अभी तक 2,500 प्रतिदिन भी टेस्ट नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश, जहां पर दावा किया जा रहा है कि 25 लाख मजदूर बाहर के राज्यों से आए हैं, यह राज्य 10,000 भी टेस्ट प्रतिदिन के हिसाब से नहीं कर रहा है, जबकि 20 करोड़ की आबादी वाला राज्य है। तो ये राज्य भी उसी हिंदुस्तान में है जिसके बारे में आप मंत्रियों की ज़ुबान से सुनिए तो कोई संकट नज़र नहीं आता है। लेकिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो, सवाल जवाब ना हो, तो आप जानते हैं, अगर आप आश्वस्त हैं तो ये आपकी जवाबदेही होनी चाहिए। फिर वो कुछ दिनों के बाद अपने पर्स से वो बात निकाल कर पढ़िएगा जो मैंने कहा था कि महामारी का मुकाबला हेडलाइन मैनेजमेंट से नहीं किया जाता है, मीडिया मैनेजमेंट से। महामारी का मुकाबला महामारी के मैनेजमेंट से किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपल त्रिवेदी हमसे बात करने के लिए। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आप सबसे। सत्ताईस दिन हो गए श्रमिक स्पेशल के चलते हुए, लेकिन हर दिन पिछले दिन की तुलना में इसमें चलने का अनुभव विकराल और भयावह होता जा रहा है। ये गाड़ियां पहुंचने में 80-80, 90-90 घंटे ले रही हैं, और इन गाड़ियों में सवार होने से पहले का भी समय आप जोड़ लीजिए, जब स्क्रीनिंग के लिए मजदूर या लोग अपने घर से स्टेशन के लिए निकलते हैं और वहां पर कई घंटे लाइन में लगते हैं। लाइन में देह से दूरी का कोई पालन नहीं होता, जबकि लाइन इसलिए लगाई जाती है ताकि लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आ सकें, और वो फिर ट्रेन में बिठाए जाते हैं। इस तेज गर्मी में लगातार 90-90 घंटे तक की यात्रा, वो भी कई घंटे तक बिना खाए पिए चलने के कारण कई यात्रियों की तबीयत बिगड़ रही है। इनकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन जिन यात्रियों की तबीयत बिगड़ जाने के बाद मृत्यु हो गई है उनकी कुछ गिनती है। जैसे ये बच्चा आपको बता सकता है कि उसकी माँ जो इस वक्त मर गई है, कुछ देर पहले तक बिल्कुल जिंदा थी और उसके साथ खेल रही थी, उसका ख्याल रख रही थी। यह माँ, जिसका नाम अर्चना है, शनिवार के रोज गुजरात से चली थी और सोमवार के दिन मुजफ्फरपुर पहुंचते पहुंचते ट्रेन में इसकी जान चली गई। जान जाने के कारणों का पता लगाया जा रहा है, मगर आप दर्शक देख रहे हैं कि ये माँ मर चुकी है जिसका नाम अर्चना है, और इसका बच्चा अब बिना माँ के है। इसकी कोई जवाबदेही नहीं लेने वाला। हर तरह की रिपोर्ट आ जाएगी, खबरों की पुष्टि या खंडन के बीच में इस मौत को झुठला दिया जाएगा, लेकिन ये बच्चा जिंदा है, इसलिए अर्चना का मरना झूठ नहीं हो सकता है। जंक्शन पर डेथ किया था या ट्रेन में किया था? ट्रेन में। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर आते ही? मुजफ्फरपुर आते ही करीब 1-1.5 घंटा पहले। तो उससे पहले तबीयत खराब हुआ था, ट्रेन में किसी को नहीं बोले? तबीयत खराब नहीं था, कुछ नहीं था, सही था, अच्छा था, खाता उठा। गर्मी अधिक पड़ा? हाँ, गर्मी अधिक पड़ा, इसके वजह ट्रेन रुक गया रास्ते में काफ़ी देर, इसलिए पंखा नहीं चल रही थी? पंखा उनका सब चल रहा था। ट्रेन में कोई मदद नहीं किया? कोई डॉक्टर कुछ था ही नहीं, कहाँ गाड़ी रुका नहीं। फोन किए तो कह रहे तुम लोग वहाँ पहुँचो, बाकी। अर्चना के बाद हम आपको अनवर की कहानी बताते हैं।
अनवर 21 मई को मुंबई से चलता है और 25 मई को बरौनी पहुंचते पहुंचते वो दम तोड़ देता है। स्टेशन के बाहर वो नाश्ता करने जाता है, जब लौट कर आता है तो वो ढेर हो जाता है। 21 मई की चली हुई ट्रेन 25 मई को बरौनी पहुंचती है। जो सफ़र 30 घंटे में पूरा हो जाना चाहिए वो सफ़र 80 से 90 घंटे में भी पूरा नहीं हो पा रहा है। अनवर के साथियों को सुनिए। हम लोग मुंबई महाराष्ट्र में हम लोग काम करते थे मजदूरी का, और लॉकडाउन की वजह से हम लोग फंस गए थे उधर। तो हम लोग ट्रेन से टिकट बना के ट्रेन पे टिकट बना के हम लोग आ रहा था। आते समय हम लोग को ट्रेन से हम लोग को लेके गया गुजरात से लेके गया राजस्थान से दिल्ली से बनारस से हम लोग को पटना से वही सामने बरौनी में भी कुछ भी नहीं दिया। तो हम लोग रास्ते में खाने पीने की क्या व्यवस्था थी? कुछ भी नहीं दिया। 4 दिन से हम लोग भूखा आ रहा था। खाली हम लोग को पानी और बिस्किट हम लोग दुकान से खरीद लेता था। फिर उसके बाद फिर हम लोग इधर आया। जैसे हम लोग इधर आया तो आके वो भी आया, साथ में ही था, हम लोग सब साथ में ही था। जैसे हम लोग आया, आके उतरा ट्रेन से उतरने के बाद हम लोग नाश्ता करने आया था। नाश्ता करने जैसे आया, नाश्ता भी किया, वो भी साथ में किया था नाश्ता। फिर उसके बाद फिर हम लोग गया ट्रेन पे बैठने के लिए। फिर जैसे ट्रेन पे हम लोग जाके बैठा तो 7 नंबर पे ट्रेन लगा था, तो फिर वो बताया 8 नंबर पे लगेगा। तो 8 नंबर पे हम लोग जैसे गया तो हम लोग का मिस्टेक हो गया, वो छूट गया हम लोग के साथ। जैसे वो ट्रेन पे हम लोग के साथ छूट गया तो फिर हम लोग उसको ढूंढने लगा, फ़ोन किया, फ़ोन भी नहीं वो रिसीव कर रहा है। फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद हम लोग देखा, वो ट्रेन के नीचे, पटरी के नीचे सोया हुआ है, बरौनी में सोया हुआ है। जाके हम लोग देखा तो वो डेड हो चुका था। अर्चना, अनवर और अब दया बख्श की उम्र 65 साल। लुधियाना से चले थे अमेठी के लिए, लेकिन अंबाला के पास इनकी तबीयत बिगड़ गई। सहारनपुर पहुंचते पहुंचते दया बख्श जिंदा नहीं बच सके। उनके बेटे ने ये बताया है। अंबाला तक पहुंचने तक उनको गर्मी से लगी। अच्छा। गर्मी से लगी तो उनको मैं बोला कि आप लेट जाइए। तो लेटने के लिए बोला तो उनको लेटाया मैंने, और थोड़ा उनको गर्मी से हो रही तो उनको रुमाल भेज के मैंने उनके माथे पे लगाया कि उनको शायद इससे वजह से हो तो उनको थोड़ा नॉर्मल हो जाएं। फिर थोड़ी देर बाद उनको क्या हुआ कि वो बोल नहीं रहे थे। तो अंबाला क्रॉस हो गई थी, अंबाला छावनी। तो मैंने रेलवे को फ़ोन किया तो रेलवे ने कहा कि अभी इसमें मेरे पास कोई वो नहीं है, तो कोई सहायता नहीं है। तो फिर मैं बोला चलो ठीक है। फिर सहारनपुर में गाड़ी रुकी तो मैं पुलिस खड़े थे, मैं उनसे, प्रशासन से मैंने बात की कि हाँ ऐसी बात है। तो उन्होंने फिर गाड़ी रोकी और उसके बारे में सब कुछ बताया। फिर उनको निकलवाया गया। फिर उनकी टीम आई थी, मतलब उनके डॉक्टर की, उन्होंने चेक किया तो उनकी डेथ हो चुकी थी। अब सवाल उठता है कि अर्चना, अनवर या दया बख्श की चलती ट्रेन में मौत क्यों हुई? मौत के उनके अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन ये हम और आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियां 80-80, 90-90 घंटे की देरी से चल रही हैं। किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है और जान जा सकती है। इसे समझने के लिए बहुत ज्यादा झूठ के साथ जीने की जरूरत नहीं है, जिसकी आदत गोदी मीडिया ने जनता को डाल दी है। ये बात आप आसानी से समझ सकते हैं। हमारे सहयोगी संतोष जी ने बताया कि बरौनी से तालाबंदी से पहले आम दिनों में कोई 100 या 100 से कुछ ज़्यादा गाड़ियां, जिनमें राजधानी भी है, एक्सप्रेस भी है, मालगाड़ियां भी हैं, गुजरा करती थी। लेकिन इन दिनों 20-22 भी गाड़ियां पूरी नहीं होती हैं। तब सवाल उठता है कि अगर ट्रैक पर इतनी गाड़ियां नहीं हैं तो फिर ये 80 घंटे 90 घंटे की देरी से चलने का या 90 घंटे लेकर कहीं पहुंचने का क्या तुक है? क्या इन बातों का किसी पर कोई फर्क पड़ रहा है, या सबने ये तय कर लिया है कि हम नहीं फर्क पड़ने के हर सिद्धांत को साबित करके रहेंगे, चाहे अर्चना की मौत हो जाए, चाहे दया की मौत हो जाए या अनवर की मौत हो जाए? बनारस में भी यही हुआ। मुंबई से एक गाड़ी पहुंची, 2 अलग अलग बॉडियों में 2 लाशें। कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन इन गाड़ियों का इतनी देर से पहुंचने का कारण क्यों नहीं इनकी होने वाली मौत से जोड़ा जा सकता है? अजय सिंह की यह रिपोर्ट देखिए।
वाराणसी के मड़ुआडीह स्टेशन पर है और इस स्टेशन पर अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो इस स्टेशन पर ये जो एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन है ये मुंबई से चली थी और मुंबई से चल करके श्रमिक स्पेशल ट्रेन बनारस पहुंची। जब यहाँ बनारस पहुंची तो यहाँ पर इस ट्रेन में 2 डेड बॉडी पाई गई, यहाँ सूचना मिली जो कहीं से आ रही थी। एक डेड बॉडी का कुछ पता नहीं चला है और एक का पता चला है जिसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर लोगों ने ली है कि किस तरीके से है। अब यहाँ पर उस डेड बॉडी के पोस्टमार्टम और उसके लिए यहाँ पर सारा पुलिस महकमा जुटा हुआ है। पीपीई किट वगैरह पहन करके लोग जो है उसके इंतजाम में लगे हुए हैं। कुछ पहचान हो पाई कि कौन थे, क्या थे? ये स्लीपर में जो मतलब घटना हुई है उसकी उनके परिवार वाले उनके साथ हैं। अच्छा। और जो SLR में घटना हुई है वो जो है उनकी वो भी पहचान नहीं। तो परिवार वालों ने कुछ बताया कि क्या वजह था? क्या परिवार वालों ने तो से GRP ने पूछताछ की है, इसकी सूचना GRP को उन्होंने दी है। इसी तरह से 25 तारीख यानी सोमवार को मुंबई से कटिहार जाने वाली ट्रेन 4 दिनों की यात्रा के बाद मुगल सराय से गया की तरफ भटकती है और उस ट्रेन में एक बच्चे की मौत की खबर आती है। खबर तो उस ट्रेन में एक और व्यक्ति के मौत की आई थी, नागपुर से पहले हार्ट अटैक होने की, और वो ट्रेन 38 घंटे की देरी से महाराष्ट्र की सीमा पार करती है, 38 घंटे लेती है, और वो बिहार की सीमा में 30 घंटे लेती है। तो आप सोचिए कि इन ट्रेनों की हालत क्या है। तो जो सफर कर रहे हैं उनके साथ ये दुर्गति हो रही है, लेकिन ट्रेन में सवार होने की प्रक्रिया भी इतनी जटिल और मुश्किल है कि 58 साल की विद्योत्मा शुक्ला लाइन में लगने के कारण तेज धूप में 11 बजे से लेकर 4 बजे तक खड़ी रहने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। अस्पताल ले जाई जाती हैं, पुलिस वाले अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां विद्योत्मा शुक्ला की मौत हो जाती है। ये इलाका है वसई, मुंबई के पास जो वसई है वहां पर पालघर के पास, जहां पर हजारों की संख्या में मजदूर पहुंचे थे अपनी स्क्रीनिंग कराने के लिए, अपने नंबर का इंतजार करने के लिए। वसई स्टेशन के पास काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी और उसी वक्त यानी 26 मई की शाम 7 बजे के करीब रेल मंत्री पीयूष गोयल ट्वीट करते हैं कि राज्य सरकार यात्रियों का अरेंजमेंट नहीं कर पाई, जबकि ये यात्री रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े थे, इसलिए 27 ट्रेनें ही चली, रेल मंत्री कहते हैं, जबकि राज्य भर से 145 ट्रेनें चलने के लिए तैयार हैं। अब आप बताइए कि 145 ट्रेनें चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी चाहे ये किसी की भी वजह से हो, क्या संघात्मक ढांचा हमारा ध्वस्त हो गया है कि जहां एक रेल मंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर काम नहीं कर सकते और उसकी वजह से हजारों की संख्या में मजदूर सुबह से लेकर रात तक स्टेशन पर इस तरह से बेचैन घूमते रहेंगे? महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने रात में अपना बयान भेजा कि 49 ट्रेनें अलॉट की गई हैं और DRM कह रहे हैं कि 16 से ज़्यादा ट्रेनें नहीं छोड़ सकते। इसी तरह की राजनीति होती रही तो आप बताएं कि ये जनता, जिसे आजकल आप सिर्फ मजदूर कैटेगरी में कहकर कई लोग अपने क्लास की तकलीफ से दूर हो जा रहे हैं, किनारे हो जा रहे हैं, बेसब्र और बीमार होती जा रही है, इसकी चिंता तो कीजिए। अब हम आपको एक मजदूर की कहानी दिखाते हैं, जो मजदूर जिंदा है और इस ट्रेन पर सवार होने में सफल हो जाता है। ये ट्रेन चलती है 24 मई को 12:15 बजे लोकमान्य तिलक स्टेशन से, और चलती है तो चलते चली जाती है, कहीं रुक जाती है तो रुकी ही रह जाती है, कभी कहीं कुछ खाना मिल गया तो कभी कुछ मिला ही नहीं, कई घंटे गुजर गए, पानी तक नहीं मिला। उसकी कहानी उसी की नज़र से ज़रा देखिए। किस तरह से आदमी का भीड़ है पूरा बोगी में, हर सीट पे सोशल डिस्टेंस की पूरी तरह धज्जियां उड़ाते हुए देखिए सारे लोग जैसे तैसे बैठे हुए हैं, बस घर जाने की कोशिश में लगे हुए। ये भी नहीं मालूम कि सोशल डिस्टेंस क्या है नहीं है, लोग परेशान हैं। ये सिस्टम क्या हो गया? अभी एक तरह तो बोला सीट बाय सीट,
अभी दो आदमी हो गए इसमें, दो तो फिर इस तरह से सोशल डिस्टेंस बिना पालन करे क्वारंटाइन में रखने का कोई फायदा नहीं है सरकार को। दो तरह का आदमी हो गया इसमें। देखिए सर, महाराष्ट्र में भी वैसे ही हुआ। पहले स्टार्टिंग एक बस में 25 आदमी, अभी उसमें भी 2 सीट पे 3 आदमी कर दिया। जबरदस्ती गाली दे देगा सब घुसाया। इधर भी वैसी हो, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं रहा, सिर्फ खाली बतौला है ये, ऐसा करो वैसा करो, बाकी कोई मतलब ही नहीं। बस सिर्फ ट्विटर पे ट्रेंड करा देना है, कुछ भी लिख के, बस हकीकत, जमीनी हकीकत से लोगों को मरे ये नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप उस ट्रेन से क्यों इस ट्रेन में आए, कुछ बताइए आप। उस ट्रेन से उतर के इस ट्रेन में क्यों आए? उस ट्रेन से अनाउंस कर दिया था कि भाई इस ट्रेन में शिफ्ट हो गया 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो आपको ये कोरोना से डर नहीं लगा? कोरोना से डर क्या, ट्रेन 3-4 घंटे से रुकी हुई तो क्या करते बंदे। इसलिए आप उस ट्रेन से उतर के इस ट्रेन में आ गए? हाँ, बोला मैंने अनाउंसमेंट किया गया था, अनाउंसमेंट करा गया था। तो इसके बाद इस ट्रेन में आ गए। तो इस तरह से आपको जाना पड़ रहा है। क्या क्या माने परेशानी रास्ते पे आपको खाने पीने का किस तरह का? यूपी में, बिहार में बहुत ज्यादा दिक्कत है, बाकी सहूलत हर जगह मिली। 2 गाड़ी का पैसेंजर एक ही गाड़ी में इन कर गया है, पूरा इस तरह से भीड़ है। अभी ये ट्रेन रुकी हुई है, सब सट के बैठा हुआ है, ये पालन हो रहा है। सरकार बोलती है कि थोड़ा 1 मीटर हट के बैठो, ये देखिए था, ये हट के बैठे हुए सबका, देखिए था, सब सट के बैठा हुआ। सरकार क्या पालन करवा रही है, पब्लिक को तो ऐसे भेज रही है सबको। एक तो खाने के लिए नहीं मिला, ऊपर से देखिए था, ऊपर से अगर खाने को नहीं सरकार को हो रहा था, कैंटीन चालू करे, कैंटीन में हम लोग खरीद के खाएंगे। अभी बताइए था, नहीं खाने को दे रहा, नहीं पीने को दे रहा, ऐसे भूखे पब्लिक मरेगा, कब तक ऐसा चलेगा। ट्रेन कितना देर लेट है? ट्रेन तो 12 घंटा लेट है, उसमें कुछ मिला नहीं 12 घंटा में। अभी भूखे कितना आदमी मर गया होगा। अब लास्ट टाइम खाना कब खाए थे? लास्ट टाइम उधर रात को 1 बजे मिला था गुंडा में, वो भी एक बिस्किट मिला था, और उसके बाद कुछ नहीं मिला। आप लोग इस तरह कैसे सफर कर रहे हैं लटक के, क्या कारण है इस तरह जो लटक के सफर कर रहे हैं, इसका कारण क्या? भीड़ है, क्या करेंगे। तो वहाँ तो सिंगल सीट पे भेजा गया था ना, तो फिर आप इस तरह कैसे कुछ आए? ज्यादा होने के कारण 2 गाड़ी का सवारी 1 गाड़ी पकड़ दिया गया। उस पर हम लोग ठीक थे, जो सेलम से हम लोग को तमिलनाडु से भेजा गया था, बीच में ये गाड़ी आ गया, किधर से बोला सब उसी पर चल जाओ। भीड़ होने के कारण सीट नहीं मिला हम लोग को, क्या करें, मजबूरी में हम लोग को बैठना पड़ रहा, किधर जाए। खाना लास्ट टाइम कब खाए थे आप? खाना रोटी मिला कहाँ हम लोग को, मिला कहाँ है, करीबन कल 1 बजे ही मिला। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था कुछ नहीं, कहाँ व्यवस्था, ना पानी का व्यवस्था, ना खाने का व्यवस्था। देखिए सुबह से अभी तक पड़ा हुआ, क्या करना। आप लोग इस तरह से गेट पे पैसेंजर सफर क्यों कर रहे हैं? सर ये सीट नहीं हो तो कर रहा हूँ ना। तो मैंने आप वहीं मैंने बम्बई से इस तरह से आए? नहीं सर, मैं तमिलनाडु सेलम डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, और यहाँ छपरा में हम लोग का ये ट्रेन चेंज हुआ, और उसके बाद तब से ऐसे आ रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि ऐसा है ना कि मतलब कि दूसरी गाड़ी में चले जाओ, ये गाड़ी नहीं जाएगी। छपरा चेंज कर दिया, छपरा चेंज कर दिया। हम लोग देखो कितने भीड़ में मर रहे हैं, और गाड़ी रोक दी गई है यहाँ पे।